शादी शुरू हुई है। ओके, नहीं, एआई, स्मार्ट कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, वेब डेवलपमेंट और डेटा एनालिटिक, चारों की क्लास कल से शुरू हो गई थी। कुछ टेक्निकल इशू के कारण कुछ बच्चे कल ज्वाइन नहीं कर पाए थे। आप सभी लोगों की जो पहली जो एक हफ्ते की क्लास होगी वो कंबाइंड होगी। उसके अंदर आपका सारा एक बेसिक्स पढ़ेंगे कि कंप्यूटर, इंटरनेट, हाउ द वेब वर्क्स, कैसे ब्राउजर काम करता है, कैसे वेबसाइट काम करती है। तो आप सभी लोगों को ये चीज स्टार्ट करनी पड़ेगी। एक हफ्ते का जो फंडामेंटल कोर्स होगा, जो आपका बेस का कोर्स होगा, वो सभी आपको पहले करना पड़ेगा। ओके सर। अब मेरे को ये बताइए कि जो जो बच्चे कल नहीं आए थे वो सभी लोग, कल उन लोगों को मैंने पीपीटी भेजी थी, क्या उन लोगों ने मेरी पीपीटी भी देखी? यस सर। ओके, उस पीपीटी के अंदर आप लोगों का कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है। तो अगर किसी बच्चे का कोई डाउट भी है तो हम लोग आपके पास यूट्यूब का लिंक शेयर कर देंगे। कल की जो पूरी रिकॉर्डेड क्लास है, वो रिकॉर्डेड क्लास, आज की रिकॉर्डेड क्लास और आगे जो भी रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी वो यूट्यूब पे आएंगी। आप सभी लोग उनको देख सकते हैं, आपको अगर कोई भी डाउट हो, वरना आप अगले दिन मेरे से वो डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, अभी एक बार सभी अपना माइक बंद कर लीजिए। जब आप लोग बोलने हैं कोई आंसर दें, आप तभी अपना माइक ऑन करें। कैमरा आपको ऑन रखना है, बस माइक ऑफ कर लीजिए। ओके और सर। मलकीत पटेल सर, आपने हैंड रेज कर रखा है, आपको कोई डाउट है? ओके, आपसे गलती से हो गया था, आई अंडरस्टैंड। आप सभी के लोगों के पास लैपटॉप और पीसी है? यस सर। नो सर। यस लैपटॉप और सर। पीसी तो आप सभी लोगों के पास होना चाहिए, शुड बी मस्ट, क्योंकि उसके बिना आप लोग काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से। सुनीता जी, आप कौन है? आप अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज, आपके माइक से हमें बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, आपका माइक बहुत बफर कर रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास गाइस। जैसे कि आप देख रहे होंगे पीपीटी के अंदर, आज हमारा मेन टॉपिक है इंटरनेट फंडामेंटल्स, इंटरनेट के फंडामेंटल। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कैसे काम करता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, डीएनएस क्या होता है, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आज आप ये सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहली बात, इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट एक बड़ी पिक्चर है कि एक पूरा ग्लोबल नेटवर्क है, बिलियंस ऑफ डिवाइस, सारे डिवाइस इसके साथ कनेक्टेड है। चाहे वो किसी घर के डिवाइस हो, यूनिवर्सिटी के, ऑफिस के, कहीं भी कोई भी डेटा सेंटर हो, वो सारे डिवाइस इससे कनेक्टेड है। उसको बोलते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, एक नेटवर्क्स का नेटवर्क। ओके, और इंटरनेट का कोई भी सेंट्रल ओनर नहीं है, ना ही कोई इंसान, ना ही कोई सिंगल कंपनी। दूसरी बात आती है राउटर्स। राउटर्स क्या काम करते हैं और क्या होते हैं? तो राउटर्स एक डिवाइस होता है जो कि कोई भी डाटा है उसको मूव करवाने में आपकी मदद करेगा। किसी भी प्रकार के डाटा को एक साइड से दूसरी साइड ले जाने में, या एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास भेजने में, ये सारा काम करेगा राउटर्स। राउटर आर द डिवाइसेस दैट रीड अ पैकेट्स डेस्टिनेशन एड्रेस एंड डिसाइडेड विच पाथ टू सेंड इट ऑन। मतलब राउटर्स एक पोस्टमैन की तरह है, ये आपका डेटा आपसे लेंगे और आपको जिसके पास भेजना होगा वो डाटा उस इंसान के पास ये भेज देंगे। ओके, अगली बात आती है कि डेटा सेंटर। तो डेटा सेंटर क्या है? डेटा सेंटर बड़े बड़े स्टोरेज हब्स होते हैं जिनके अंदर आपका सारा जो डेटा ऑनलाइन है वो सेव होता है। ओके, जैसे कि आप लोगों ने कोई भी फोटो, वीडियो इंस्टाग्राम, फेसबुक या कहीं पे भी अपलोड किया है, वो फोटो आपकी डेटा सेंटर्स के ऊपर जाती है। और जैसे कि अपना पीसी, मोबाइल, इनको आप कभी कभी स्विच ऑफ कर देते हैं,
लेकिन जो कि डेटा सेंटर्स होते हैं वो कभी बंद नहीं होते, वो 24/7 रनिंग ही रहते हैं, तो 24 घंटे सातों दिन चलते ही रहते हैं, ताकि आप किसी भी दिन, चाहे आप संडे को चलाएं, चाहे आप रात को 1 बजे चलाएं, 2 बजे चलाएं, आपका जो डेटा है वो लोड हो जाएगा। आजकल एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है डेटा सेंटर्स के लिए, कि डेटा सेंटर्स के अंदर एक प्रॉब्लम होती है हीटिंग की। जो डेटा सेंटर्स होते हैं ये 2400 घंटे सातों दिन अगर रन करेंगे तो ये हीट पकड़ते हैं, ये बहुत गर्म होते हैं। इनके लिए या तो कंपनीज को एसी इंस्टॉल करना पड़ता है, या फिर और अलग टाइप के जो कूलिंग सिस्टम होते हैं वो, वरना सबसे जो मेनली और कॉमनली यूज होता है वो होता है फ्रेश वाटर। जो अपने पीने का फ्रेश पानी होता है, ये डेटा सेंटर उस पानी को इस्तेमाल करते हैं अपने आप को ठंडा करने के लिए। बिलियंस ऑफ गैलन वाटर इसमें इस्तेमाल हो जाता है। और आजकल ये इशू चल रहा है कि अगर डेटा सेंटर इतना ज्यादा पानी पिएंगे तो आगे जाके पानी की किल्लत होगी, लोगों के पास पानी नहीं होगा पीने के लिए। जो भी सिलिकॉन वैली अमेरिका के अंदर एक जगह है, उसके अंदर जो भी बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं वहां पे इतना सारा पानी खर्च हो रहा है। तो अब यूएस गवर्नमेंट और बाकी कई सारी गवर्नमेंट्स ट्राई कर रहे हैं कि इसका एक अल्टरनेट ढूंढा जाए, ताकि डेटा सेंटर्स अपना फ्रेश वाटर खराब ना करें। इसका एक सबसे अच्छा, अब एक कंपनी निकल के आई है, वो इस काम पे इनिशिएट कर रही है कि जो डेटा सेंटर्स हैं उनको जमीन पे इंस्टॉल ना करके वो लोग उनको ओशियन में यानी समंदर में इंस्टॉल करने की सोच रहे हैं। उसके ऊपर प्रोटोटाइप्स उन लोगों ने बनाए हैं कि इनको हम समुद्र के अंदर इंस्टॉल कर देंगे, ताकि जो समुद्र के अंदर जैसे ही डेटा सेंटर्स जाएं तो वहां पे अनलिमिटेड वाटर है और वो अपने आप ठंडे होते रहेंगे, जिससे उनको एसी या फिर फ्रेश वाटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो एनर्जी वो यूज करेंगे वो वेव एनर्जी से कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाएगी, जिससे अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके भी खत्म होने की दिक्कत नहीं होगी। सो एक बहुत अच्छा स्टेप है जो कि आजकल ट्रेंडिंग में। अब आप बात करेंगे कि अपना ब्राउज कैसे वर्क करता है, जो अपना ब्राउजर होता है वो काम कैसे करता है। ब्राउजर को काम करने के लिए, जैसे कि आप सभी लोग सबसे पहले कोई भी ब्राउजर खोलेंगे तो आप एक लाइन टाइप करेंगे, google.com, youtube.com, या फिर याहू, जोमेटो, स्विगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम। जब भी आप लोग ये जो भी प्रॉम्प्ट है या फिर जो भी आपका जो नेम होता है .com का, आप उसको टाइप करते हैं, तो अपना जो ब्राउजर होता है उसको नहीं पता कि google.com क्या है। वो सिर्फ रीड करता है आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। हर एक डिवाइस जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है उन सभी के पास अपना अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। जो भी अलग अलग डोमेन, गूगल का हो, यूट्यूब का हो, इंस्टाग्राम का हो, उन सभी के पास भी अपना एक अलग अलग डोमेन नेम सिस्टम के अंदर आईपी एड्रेस होता है। सो जैसे ही आप लोग google.com इंटर करते हैं तो एक डीएनएस नाम का सिस्टम होता है हर ब्राउजर के पास, जिसकी फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। उसके अंदर ये चीज लिखी हुई है कि google.com और उसके सामने लिखा होगा उसका आईपी एड्रेस। मतलब ये एक नोटबुक की तरह है जिसके अंदर आपके सारे इंटरनेट पर जितने भी यूआरएल हैं वो सभी लिखे हुए हैं, उनके सामने उनका आईपी एड्रेस लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप लोग google.com टाइप करेंगे वो उस आईपी एड्रेस को ढूंढने के लिए डीएनएस के अंदर जाएगा। जैसे ही वो डीएनएस के अंदर जाएगा वो ढूंढेगा google.com, ये रहा। अब google.com का आईपी एड्रेस क्या है, जो उसके सामने लिखा है, तो वो उस आईपी एड्रेस को उठाएगा। जैसे ही वो उस आईपी एड्रेस को उठाएगा उसके बाद अपना ब्राउजर एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा। जो भी बड़े बड़े डेटा सेंटर हैं, अभी शायद एक डेटा सेंटर मुंबई में भी खुला है, बाकी एक सिंगापुर में अपने आसपास, पाकिस्तान में नहीं है, श्रीलंका में भी नहीं है, चाइना में बहुत सारे डेटा सेंटर्स हैं, लेकिन अपना मेनली मुंबई के अंदर है एक डेटा सेंटर इंडिया का। वरना जब मुंबई में नहीं था उससे पहले अपने पास सिंगापुर का डेटा सेंटर था जहां पे अपना जाके डाटा स्टोर होता था। ओके, सो ये जो आईपी एड्रेस अपने को मिलेगा वो
उस आईपी एड्रेस के ऊपर ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजेगा। जैसे ही ब्राउजर ने आईपी एड्रेस के ऊपर रिक्वेस्ट भेजी, जो डेटा सेंटर है वो 24/7 वेट करता है कि उसके पास कोई रिक्वेस्ट भेजे। जैसे ही उसके पास रिक्वेस्ट आएगी, वो गूगल को HTML फाइल, CSS फाइल, JS फाइल या रिएक्ट की फाइलें रेंडर करता है। अभी आप किसी को पता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, JS क्या होते हैं? एनीबडी नोज दैट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Sir. तो जैसे कि आप सभी को पता है कि HTML, CSS, JS जो ये सारी चीजें होती हैं, जिनको नहीं पता है, ये लैंग्वेजेस होती हैं। मतलब फुली लैंग्वेज नहीं होती है HTML और CS, जावास्क्रिप्ट होती है क्योंकि इसके अंदर आप लॉजिक लिख सकते हैं। लेकिन आप ये मान लीजिए एक बार के लिए कि ये कोडिंग लैंग्वेज होती हैं, जो फाइल्स, जितनी भी फाइल्स होती हैं वो सारी उस डेटा सेंटर के अंदर स्टोर होती हैं। HTML की फाइल, CSS की फाइल, जैसे अपने .txt फाइल होती है, अपनी MP4 फाइल होती है, MP3 फाइल होती है, JPG फाइल होती है, PNG फाइल होती है। इसी तरह से अपने पास HTML, CSS, JS फाइल्स होती हैं, ये सारी डेटा सेंटर के अंदर स्टोर होती हैं। जैसे ही ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजता है आईपी एड्रेस के ऊपर डेटा सेंटर के अंदर, तो वो डेटा सेंटर उसको वो फाइल्स रेंडर कर देता है या फिर उसको फाइल भेज देता है, सेंड कर देता है। जैसे ही उसके पास वो फाइल्स आएंगी, तो ब्राउजर उन फाइल्स को रीड करना स्टार्ट करेगा। HTML की फाइल को रीड करेगा, CSS की फाइल को रीड करेगा। इन सभी फाइल्स को रीड करने के बाद आपको वो पेज रेंडर करेगा। उसके बाद आपको वो सारा पेज दिखाई देता है। देन ओनली यू कैन सी दैट व्हाट्स गोइंग ऑन दैट पेज, कि कहाँ पर क्या चीजें लिखी हुई हैं। वो सारी चीजें बैकएंड के अंदर होती है। सो जब भी आप कोई भी ब्राउजर के ऊपर लिंक या URL सर्च करेंगे, इतनी सारी चीजें होती हैं आपके बिना देखे, आपके एक सिर्फ URL टाइप करने पर। ओके, दिस इंटायर प्रोसेस टेक अंडर 200 मिलीसेकंड। मतलब ये सारी जो प्रोसेस है वो 200 मिलीसेकंड के अंदर हो जाती है। हर एक वेबसाइट लगभग 200 मिलीसेकंड के अंदर लोड हो ही जाती है। ओके, Okay. अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा क्लाइंट एंड सर्वर, कि क्लाइंट और सर्वर कैसे काम करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप हमेशा क्लाइंट हैं, क्योंकि आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, आपको काम है, आप कुछ उनको दे नहीं रहे हैं, आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। जैसे कि आपने क्रोम, ब्रेव या फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज। आप हिमांशी जांगड़ा, हाँ जी बताइए। हेलो हिमांशी जांगड़ा, आपने हैंड रेज किया है। हेलो हेलो, बाय मिस्टेक, ओके ओके, बाय मिस्टेक। आप सभी अपना कैमरा ऑन रखिए, वरना आपको लास्ट में अटेंडेंस नहीं मिलेगी। इट इज मस्ट टू ऑल। मेरे को बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े। रिंकी, कौशिक, मुस्कान, नेहान, आप सभी अपना, माई PC में नहीं हो रहा है। ओके, आप PC में क्लास ले रहे हैं, PC के अंदर आपको कैमरा इंस्टॉल करना पड़ेगा फिर। या फिर आप ये कर सकते हैं कि PC के सामने बैठ के आप मोबाइल के अंदर क्लास ले सकते हैं। जो भी मैं टास्क बताऊंगा तो उसको आप साइमल्टेनियसली अपने PC में कर सकते हैं। ये एक अच्छा अल्टरनेट है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि क्लाइंट और सर्वर दो टाइप्स होते हैं। क्लाइंट के अंदर आप लोग आते हैं, सर्वर्स के अंदर डेटा सेंटर्स आते हैं, या फिर जो भी आपको आंसर कर रहा है वो सभी लोग आते हैं। जब भी आप फायरफॉक्स, क्रोम, एज, ब्रेव, कोई भी ब्राउजर खोलते हैं अपने मोबाइल पे या कहीं भी, जब भी आप कुछ भी उसके अंदर टाइप करते हैं तो आप ब्राउजर के अंदर एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, जो कि डेटा सेंटर के अंदर हमेशा जाएगी। डेटा सेंटर एक बड़े सारे कंप्यूटर होते हैं या फिर जिनके अंदर बहुत बड़ी स्टोरेज होती है। वो 24/7 आपकी वेट करते हैं कि कब कोई क्लाइंट आएगा, हमारे पास रिक्वेस्ट भेजेगा, और फिर हम उसको रिस्पॉन्स कर पाएंगे, हम अपनी फाइल सेंड करेंगे। ये 2400 घंटे काम करते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि इनके अंदर ओवर हीटिंग की भी प्रॉब्लम होती है, जिसको सोल्व करने के लिए आजकल बड़े बड़े स्टार्टअप चले हुए हैं। और वो नॉर्मली सभी स्टार्टअप्स बाहर के हैं, इंडिया के अंदर का कोई स्टार्टअप नहीं है। ओके, हमेशा
एक क्लाइंट होता है, मिलियंस ऑफ सर्वर्स होते हैं, और आप लोग हमेशा क्लाइंट है। जब तक आप कुछ बना के और इंटरनेट के ऊपर नहीं डालते तब तक आप लोग सिर्फ क्लाइंट है। अगला अपना टॉपिक है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। हर एक डिवाइस के पास अपना अपना अलग अलग आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, जिसके अंदर आपको एक यूनिक नंबर असाइन किया जाता है। आपके पीसी का अलग आईपी एड्रेस होगा, आपके लैपटॉप का अलग आईपी एड्रेस होगा। हर एक, जैसे कि आपका आजकल जो एलईडी टीवी आते हैं, एलईडी एलसीडी, जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड चीजें उन सबके पास अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। जब भी आप कोई साइबर में क्राइम करेंगे या फिर आपका मोबाइल हैक होगा, कंप्यूटर हैक होगा, तो वो सबसे आसान तरीका होता है कि आपका किसने हैक किया ये जानने का, कि वो जो बंदा हैक करने वाला है उसका आईपी एड्रेस आपके पास रह जाता है। उसके अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि वीपीएन यूज करना, लिनक्स यूज करना। लिनक्स के अंदर भी आईपी एड्रेस होता है, लेकिन उसके अंदर सिक्योरिटी ज्यादा होती है, जैसा मैंने आपको कल बताया था। या फिर आप लोग वीपीएन की जगह टोर ब्राउजर यूज करेंगे, तो उनके अंदर आपके आईपी एड्रेस ढक जाते हैं, एक तरह से उसके ऊपर लेयर बन जाती है। अगर जहाँ पे मेरे हिसाब से सभी लोगों ने वीपीएन यूज किया होगा किसी ना किसी कारण से, जब आप वीपीएन यूज करते हैं, पूजा शर्मा आपका माइक ऑन है, इसको बंद कर ले। तो जब भी आप वीपीएन यूज करते हैं, उसके अंदर आपको जितनी सिक्योरिटी मिलती है उसकी 10x सिक्योरिटी टोर ब्राउजर के ऊपर होती है, अनियन राउटर्स के ऊपर होती है। इसीलिए अगर कोई भी इंसान आप देखेंगे जो कि कोई भी साइबर क्राइम कर रहा हो, वो सभी टोर ब्राउजर यूज करते हैं वीपीएन की जगह, क्योंकि वीपीएन में जितनी सिक्योरिटी आपको मिलती है उसकी 10x सिक्योरिटी आपकी टोर ब्राउजर के अंदर होती है। इसीलिए सारे इलीगल काम होते हैं, जितनी भी अनएथिकल एक्टिविटी होती है, वो सारी उस ब्राउजर के ऊपर होती हैं, चाहे वो कुछ भी हो। सो आपका आईपी एड्रेस दो टाइप का होता है, IPv4 वर्जन 4 और वर्जन 6। बेसिकली जो वर्जन 4 होता है उसके अंदर आपको स्टार्टिंग में 4 सेट के नंबर दिखाई देंगे, 0 से 255 तक उन नंबर्स की रेंज होगी हमेशा। आप नोटिस भी कीजिएगा, अगर आप कभी भी कोई भी आईपी एड्रेस देखें IP4 का, तो उसकी रेंज हमेशा 0 से 25 होगी। जैसे स्टार्टिंग में 192, उसके बाद 168, उसके बाद 1, उसके बाद दोबारा 1। सो ना तो ये नंबर 0 से छोटा जाएगा कभी भी, ना ये नंबर कभी भी 255 के ऊपर जाएगा। ठीक है। और इंटरनेट के ऊपर मोर देन 4.3 बिलियन एड्रेसेस है, यानी इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, 4.3 बिलियन। दूसरा टाइप होता है आईपी एड्रेस का, जिसके अंदर 8 ग्रुप्स होती है। ये होती है हेक्साडेसिमल वैल्यूज के अंदर, कि स्टार्टिंग के जो 9 नंबर होंगे, जो भी कि अपने काउंटिंग्स के नंबर होते हैं 1 to 9, वो एक 0, 10, और इसके अलावा होते हैं 6 नंबर्स अल्फाबेट्स के, ABCDEF। ये 4 अल्फाबेट्स भी इसके अंदर यूज होते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे IPv6 के अंदर 2001 0DB8, इसके अंदर अल्फाबेट्स भी आ गए, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो ये कॉम्बिनेशन कहीं कम पड़ रहे हैं, और सिक्योरिटी भी IPv4 के अंदर कम है, लेकिन IPv6 के अंदर सिक्योरिटी भी ज्यादा है, और इसके अंदर आप मल्टीपल कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, ताकि आगे जाके जब भी जनसंख्या ज्यादा हो जाए, एक्सीड कर दे, तो अपने को दोबारा और कहीं शिफ्ट करने की जरूरत ना हो। अगर आप देखेंगे कई जगह पे आजकल अपने पास 10 नंबर्स की सिम है, उसकी जगह कई जगह पे 10 की जगह 11-12 नंबर्स की आगे आगे सिम आने वाली हैं, क्योंकि जनसंख्या एक बहुत बड़ा इशू है इन चीजों के अंदर। अगर कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएंगे लोगों के पास, फिर लोग करेंगे क्या? फिर दोनों 2 पर्सन के आप नंबर्स तो सेम दे नहीं सकते, 2 लोगों के आईपी एड्रेस कभी भी सेम हो नहीं सकते। तो इसीलिए ये एक्सीड करना पड़ रहा है, ताकि जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अपने कॉम्बिनेशंस भी अपने पास ज्यादा हो। सो IPv4 जब एड्रेस से खत्म हुआ तब IPv6 आया, और इसके अंदर 340 ट्रिलियन एड्रेसेस आ सकते हैं। ओके। और जो भी आपका पब्लिक आईपी एड्रेस होता है वो इंटरनेट के ऊपर दिखाई देता है। जैसे आप कोई भी वाईफाई यूज कर रहे हैं, या फिर आप जियो की, एयरटेल की, किसी की भी सिम यूज कर रहे हैं, अगर जो भी आपका पब्लिक आईपी एड्रेस है वो सभी लोग वो देख सकते हैं ऑलरेडी। ओके।
और जो आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा, योर डिवाइस एड्रेस इनसाइड योर होमवर्क, यानी जो भी आपका होम नेटवर्क है उसके अंदर होता है वो, आपके मोबाइल के अंदर। आप अगर कभी सर्च करेंगे, जब मैं आपको आगे बताऊंगा भी आप कैसे देख सकते हैं आपका आईपी एड्रेस, तो आप उसको सर्च करके देख सकते हैं कि अपना आईपी एड्रेस ये है, आपको कैसे काम करना है, कैसे आपको काम नहीं करना है उसके ऊपर। और जो साइबर के बच्चे हैं या फिर वेब के बच्चे हैं, उनको इसके ऊपर अच्छा काम करना पड़ेगा। अगला है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बुक है, जैसे कि टेलीफोन डायरेक्टरी होती है, उन टेलीफोन डायरेक्टरीज के अंदर राहुल नाम का कोई व्यक्ति होगा, कोई रमेश नाम का व्यक्ति होगा, उनके नाम के आगे उनके नंबर लिखे होंगे। ओके, ऐसे ही एग्जैक्टली सेम google.com है, google.com के आगे उसका आईपी एड्रेस होगा, ताकि ब्राउजर को पता चले कि किस सर्वर के पास उनको रिक्वेस्ट भेजनी है। You type google.com in the browser. The browser check its local cache has been seen in this before. वो सबसे पहले ये सर्च करेगा कि आपने कभी भी इस नाम को पहले सर्च किया है या नहीं। वो सीधा डीएनएस के ऊपर नहीं जाता। अगर आपने उसको कभी एक बार सर्च कर लिया ऑलरेडी, तो वो आपकी हिस्ट्री में, जो कि कैशे होता है, कैशे मेमोरी होती है जो कि ऐसी चीजों को स्टोर करके रखती है, मेमोरी का टाइप है ये। तो अगर आपने कभी उसको पहले सर्च किया है तो आपको दोबारा डीएनएस के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने कभी भी उसके अंदर सर्च नहीं किया है, तो आपका जो भी ब्राउजर है वो डीएनएस के अंदर जाएगा, उसका आईपी एड्रेस उठाएगा, फिर काम करेगा। डीएनएस रिजॉल्वर आस्क द रूट सर्वर, वो रूट सर्वर के पास जाके पूछेगा, टीएलडी सर्वर के पास जाएगा, उसके बाद google.com के सर्वर के पास जाता है। बहुत सारी लेयर्स होती हैं, कभी भी कोई भी टेक का काम होता है, जो भी काम होगा वो एक या दो लेयर में नहीं होता। यहाँ पे आपको 2 या 3 लेयर दिखाई दे रही हैं, कई बार हजार हजार भी लेयर हो जाती है, 100 200 210 20 50 लेयर होती हैं। जितनी लेयर्स उतनी ज्यादा सिक्योरिटी होगी आपके पास। आपने फायरवॉल नाम कभी सुना होगा, फायरवॉल जितनी ज्यादा लेयर्स की होती है उतनी ज्यादा आपके पास सिक्योरिटी होती है। सेम काम इनके अंदर भी होता है। उसके बाद आप अपने आईपी एड्रेस पे आते हैं, फिर ब्राउजर कनेक्ट करता है आईपी के ऊपर, और फिर सारा आपका डाटा और जो भी फाइल्स हैं वो लोड होती हैं। अगले 2 टाइप होती हैं प्रोटोकॉल्स की, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। किसी को फुल फॉर्म पता है इनकी? एनीबॉडी? यस सर। जी हाइपर बताइए। टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एस से? सिक्योर। ओके। जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है वो सेफ नहीं होती। ये बताया जाता है कि अगर आप कभी भी कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे, अगर आप उसके ऊपर एचटीटीपी होगा सिर्फ, तो आपको ब्रैकेट में क्रोम ब्राउजर या ब्रेव ब्राउजर दिखाएगा नॉट सिक्योर। वो जो नॉट सिक्योर दिखाता है, कई बार लोग उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन उसको आप लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो आपको बाद में दिक्कत होगी, क्योंकि वो साइट सेफ नहीं है। वहां से आपकी जो भी पर्सनल पासवर्ड्स हैं, या फिर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की जो डिटेल्स डालते हैं, वो चीजें सेफ नहीं होती। वो थर्ड पार्टी या फिर कोई भी यूजर्स आपकी डिटेल्स ले सकता है, जिसके कारण बाद में वही आपके पैसे कटेंगे। आपकी जो भी आईडी पासवर्ड, जिस भी आपका अकाउंट का आईडी पासवर्ड डाला है, वो उसको यूज कर पाएगा आपकी जगह। ओके, अब इनके अंदर मेन डिफरेंस होता है वो देख लेते हैं कि जब भी कोई डाटा ट्रेवल करेगा, आप एचटीटीपी वाली वेबसाइट के ऊपर आपने कोई भी डाटा डाला, वो एक प्लेन टेक्स्ट के रूप में जाता है, उसको कोई भी देख सकता है। हल्की हल्की जो, अगर आप कभी यूआरएल के अंदर जाएंगे, जब भी आप कोई भी वेबसाइट खोल के दोबारा लिंक पे क्लिक करते हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं यूआरएल के अंदर आपने जो टेक्स्ट डाला है वो उसके अंदर सीधा जा रहा है। उसको प्लेनली कोई भी पढ़ सकता है, बीच में राउटर लगा के आपके वाईफाई आईपी एड्रेस के अंदर इंटरप्ट करके उसको आराम से देख सकते हैं। लेकिन जब भी आप कोई रिक्वेस्ट एचटीटीपीएस के अंदर भेजते हैं, तो डाटा इनक्रिप्टेड होता है एंड टू एंड, कि उसको स्टार्टिंग में कर दिया एक बार इनक्रिप्ट, बाद में उसको डिक्रिप्ट एंड पे ही किया जाएगा। बीच में अगर कोई भी आएगा तो वो उसको ऐसा डाटा दिखाई देगा कि जो उसको कभी समझ में ही ना आए। ओके, जो आपके पासवर्ड्स होंगे वो विजिबल होंगे, जो आपके कार्ड डिटेल्स होंगी वो सारी विजिबल होंगी, लेकिन एचटीटीपीएस के अंदर वो नहीं होती।
दूसरी बात, अगर आप कभी भी कोई भी वेबसाइट होस्ट करने की सोचेंगे तो HTTP की जो वेबसाइट होती है उनको कोई भी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। जो जो बड़ी कंपनियां होती हैं, फिर जो स्टार्टअप्स होते हैं, उनकी सभी की वेबसाइट HTTPS से शुरू होती है और उनको SSL का जो सर्टिफिकेट होता है वो लेना पड़ता है। ये सर्टिफिकेट आप मेनली होस्टिंगर की वेबसाइट से ले सकते हैं। होस्टिंगर की एक वेबसाइट है जिसके अंदर आप डोमेन नेम खरीद सकते हैं, आपका सर्वर मैनेज कर सकते हैं, और जब भी आप कोई भी वेबसाइट अपलोड कर रहे हैं तो वो आपको ये सर्टिफिकेशन दिलाता है। जो सारा काम पीछे होता है, अब वो सारा काम डेवलपर्स के लिए है। जो बच्चे इस यहाँ पे AI एंड कंप्यूटिंग के लिए, वो लोग इतना डीप में नहीं जाएंगे। बाकी जो वेब डेवलपमेंट के हैं, साइबर सिक्योरिटी के हैं, वो सभी लोग इसके डीप में जाएंगे। और जो डेटा एनालिटिक के बच्चे हैं उन सभी को तो ये मानो आप लोग सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये आपको एट द एंड एक एक चीज एनालाइज करनी हो सकती है। आप किसी भी फील्ड में जाके कुछ भी एनालाइज कर सकते हैं। ये फिक्स नहीं होता कि आप किस फील्ड में जाएंगे। आप हॉस्पिटल के फील्ड में जा सकते हैं, आप इंटरटेनमेंट के, और आजकल स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के फील्ड में भी डेटा एनालिटिक्स की जो है मांग बढ़ी हुई है। ओके, चलिए देख लीजिए आप डिफरेंस इसके URL का HTTP और इसके URL का स्टार्टिंग होती है HTTPS के साथ। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. नो सर। No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Sir. No, sir. नो सर। ओके, No, sir. अगले होती हैं अपनी रिक्वेस्ट कैसे जाती हैं और कैसे वापस आती हैं। तो जब भी आप कोई भी रिक्वेस्ट भेजना चाहेंगे तो मैं आपको एक अच्छी सी चीज दिखाता हूँ। Let me open another screen, then I will share it with you. Just wait a minute. Just a minute, students. I will share it with you. ओके, आप सभी को विंडो दिख रही है? इज इट विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. जैसा कि आप Yes, sir. देख रहे होंगे कि Sir. ये इंडिया की विकिपीडिया का पेज है। अब आपको कैसे, कहां से, कौन सी रिक्वेस्ट जाती है वो मैं आपको बताता हूं। अगर किसी ने आज तक इंस्पेक्ट देखा है करके, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाके देखा है? एनीबडी? Yes, sir. यस सर। ओके, तो जिसने नहीं देखा है वो आप देखिए कि जब भी आप कोई भी विंडो खोल के राइट क्लिक करेंगे उसके सबसे नीचे होता है इंस्पेक्ट। अगर आप उस इंस्पेक्ट के ऊपर जाते हैं तो अपने पास एक ऐसी विंडो खुल जाती है। तो इसके अंदर आप एलिमेंट्स के अंदर ये देख पाएंगे कि यहाँ पे कौन से एलिमेंट का क्या कोड है। जैसे कि आप जब भी किसी भी एलिमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे वो उसका कोड दिखाएगा। ओके, या फिर आपको किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का कोड निकालना होगा, जब भी तो आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे कॉर्नर में क्लिक करके इस एरो के ऊपर, और फिर जिस भी एलिमेंट के ऊपर लेके जाएंगे वो उसी एलिमेंट के कोड को आप देख रहे होंगे राइट साइड में हवर कर रहे हैं। वो दिखा दे रहा है कि इसका ये कोड है, इसका ये कोड है। वो आपको एक एक चीज का कोड दिखाएगा, इसका ये कोड है, इसका ये, इसका ये। ओके, ये सारी चीजें ये मानो बेसिक्स हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, और ये सबसे मेन चीज है, पहली एलिमेंट जहाँ पे आपको कोड दिखाई देगा। दूसरी होती है कंसोल। यहाँ पे अगर आप कभी भी कोई भी वेबसाइट लोड करेंगे, आपको कोई भी एरर दिखाई दे रहा है तो आप हमेशा एक बार राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाके देखेंगे तो कंसोल के अंदर आपको वो एरर दिखाई देगा कि कहाँ पे क्या दिक्कत आई है। आप वो एरर देख सकते हैं। ओके, उससे अगला होता है स्टेप सोर्स।
कि कौन कौन सा सोर्स है इस पेज का। इस पेज के अंदर देखिए ये सारे सोर्स हैं, यहाँ पे सारी इमेज है, एक फोल्डर है। जैसे कि अपन ने कल बात की थी, ये एक फुली स्ट्रक्चर वे होती है। जब भी आप कोई भी कोड या कोई भी कुछ भी पब्लिश करते हैं, कहीं भी यूज करते हैं, तो यहाँ पे देखिए स्टैटिक और इमेज के अंदर पिक्चर्स रखी हैं। डब्लू के अंदर इन्होंने आपका अलग से जो रिसोर्सेज हैं या फिर .php फाइल्स वो सारी रखी हैं। विकी के अंदर इन्होंने अपना code.js जो जेएस की फाइल्स हैं वो रखी हैं। ऐसे ही हर किसी के अंदर अलग अलग फाइल्स होती है, ऑर्गेनाइज होती हैं चीजें, ताकि उनको पता रहे जब इस फाइल के अंदर हमको चेंज करना है तो अपने को कौन सा फोल्डर खोलना है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके स्टूडेंट्स, इससे Yes, अगला sir. काम होता है नेटवर्क। देखिए नेटवर्क के अंदर आप देखते हैं कि कहां से कौन सी रिक्वेस्ट जाती है। ये बाकी यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, रिकॉर्डर, लाइट हाउस, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन, मेमोरी, परफॉर्मेंस, इन सभी के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको इन सभी के बारे में बताते चलूंगा। ओके Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो अब सबसे पहले नेटवर्क को देखते हैं। नेटवर्क ऐसी चीज है जो हर किसी को यूज करनी आनी चाहिए। नेटवर्क के अंदर सबको पता होना चाहिए कि नेटवर्क कैसे काम करता है। कई टाइप की रिक्वेस्ट होती हैं जो कि सर्वर भेजता है आगे, या फिर ब्राउजर भेजता है सर्वर के पास। तो उनमें से रिक्वेस्ट होती हैं पुश की रिक्वेस्ट, फेच की रिक्वेस्ट, पिंग की रिक्वेस्ट, पोस्ट की रिक्वेस्ट, डिलीट की रिक्वेस्ट, अपडेट की रिक्वेस्ट। ओके सो ये देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये फेच की रिक्वेस्ट यहाँ से गई है, ये पिंग की गई है, ये दोबारा फेच की गई है। फेच मतलब लाना, खरीदना, या वहां से सर्वर से हम मंगवा रहे हैं ये डिटेल्स। ओके अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि स्टेटस 200 होता है हमेशा कि आपने जो भी रिक्वेस्ट मंगवाई है वो पूरी सक्सेसफुल हो गई ही हो। और कैंसिल जब होता है जब आप कोई रिक्वेस्ट बीच में कैंसिल कर देते हैं। एरर, आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा एरर 404, करेक्ट। तो जो एरर 404 होता है वो आपको जब दिखाई देगा जब आपने जिस रिक्वेस्ट के ऊपर काम किया है या फिर जिस पेज को आपने रिक्वेस्ट किया है वो आपको पेज ना मिले। ओके ऐसे ही बहुत सारे एरर्स होते हैं। रीडायरेक्ट के लिए 301 होता है। अगर किसी ने पहले किसी और लिंक के ऊपर काम किया है, अब वो किसी और लिंक के ऊपर काम कर रहा है तो उसका एरर आएगा 301। या फिर कोई सर्वर में ही बैकएंड के अंदर ही कोई एरर आ गया तो वो एरर होता है एरर 500। ये भी आप लोगों ने कई बार देखा होगा, लेकिन आप लोगों ने एरर 200 कभी नहीं देखा होगा। क्योंकि स्टेटस 200 हमेशा जब होता है जब सिर्फ जो रिक्वेस्ट आपकी सक्सेसफुल हो जाती है। सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपको रेंडर किया हुआ पेज दिखेगा, कभी भी 200 नहीं दिखेगा। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो इसके नीचे एक और ज्यादा रिक्वेस्ट कैसे आती है। जैसे कि आप इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखो इसने दोबारा पिंग की रिक्वेस्ट बनाई। स्टेट एनवेलप के ऊपर क्लिक किया तो इसने उसकी रिक्वेस्ट बना दी दोबारा कि ये फेच किया है, टाइप इसका फेच है, इसने क्या उठाया है, WEB वेब फाइल उठाई है इसने, जो कि इमेज का टाइप होती है। उसके बाद इसने XVG, XML ये सारी चीजें उठाई है। जैसे कि आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा इसने JPG फाइल उठाई है या फिर कहाँ से क्या फेच किया है। और इस साइड आप देख रहे होंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अंडमान निकोबार या अफ्रीका, ये सारी चीजें हैं कि किस चीज को मंगवा रहा है, उनका नाम क्या है। अब अपने को कोडिंग में हर एक चीज का नाम भी लिखना पड़ता है, तो उसका नाम क्या है अपने को वो चीज भी देखनी पड़ती है। ओके जैसे आप नीचे जाएंगे, अगर आप ऐसे जल्दी जल्दी हटा देंगे कई चीजों को तो भी ये सारी चीजें फैच कर लेता है। बहुत कम चांसेस होंगे कि आपको इस श्रीलंका की जो कैंसिल्ड रिक्वेस्ट दिखाई दे रही है सबसे ऊपर, ऐसी रिक्वेस्ट आपको दिखाई दे। जब भी कोई इंसान ये देखो कि ऐसे एकदम हटा लेगा, जैसे मैंने साउथ एशिया के ऊपर ले जाके एकदम से अपना ब्राउजर हटा लिया, जो कि ये ब्राउजर बोल रहा हूँ सॉरी, कर्सर एकदम से हटा लिया, ये इतनी देर में लोड ही नहीं हो पाया। इतनी देर में मैंने अपने कर्सर को उसके ऊपर से हटा लिया, इसलिए रिक्वेस्ट कैंसिल हो गई। फेच की रिक्वेस्ट बनाई, उसके बाद अपने आप कैंसिल हो गई। इनिशिएटर देख रहे होंगे आप, index.js, इन फाइल्स के अंदर ये सारा काम होता है। अभी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो कि index.js क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है,
आपके डाउट धीरे धीरे क्लियर होंगे, लेकिन मैं आपको एक बार बिग पिक्चर दिखा रहा हूँ कि बड़ी पिक्चर क्या होती है, कि पीछे कैसे काम करती हैं चीजें। जब आप खुद कोड लिखेंगे, खुद अपना ऊपर काम करेंगे, तो आपको पता चलेगा हाँ मैं ये चीज इसलिए लिख रहा हूँ ताकि वहां पे मेरे को जैसे वो चीज दिखाई देगी ऐसे ही ये चीज भी दिखाई देगी। इस साइड इनका साइज है कितने कितने केबी की, हमेशा केबी की फाइल्स मिलेंगे आपको। आप मोबाइल पे रख सकते हैं जीबीज की फाइल, यहाँ पे अपलोड करते हुए इनको हमेशा मिनिएचर वर्जन में भेजना पड़ता है क्योंकि स्टोरेज बहुत महंगी होती है। कोई भी इंसान होगा, कोई भी कंपनी होगी, वो अपनी कॉस्ट कम करने की सोचेगी, तो कॉस्ट कम करने के लिए उसको फाइल्स का साइज कम रखना होगा। वो उनको मिनिएचर फॉर्म में बना देते हैं, उसके बाद वो दिखती है। अगला अपना है उनको टाइम कितना लगा, 97 मिली सेकेंड, 880 मिली सेकेंड, 140 मिली सेकेंड, ये सारे मिली सेकेंड के अंदर। ये देखो जैसे कि अपने साउथ एशिया वाली जो भी रिक्वेस्ट थी, ये सिर्फ और सिर्फ 44 मिली सेकेंड तक चली, और 44 मिली सेकेंड के अंदर ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाई तो ये कैंसिल हो गई। ऐसे ही सारी रिक्वेस्ट के अंदर ये काम होते हैं। ये सारा काम प्रॉपर नेटवर्किंग के अंदर आएगा कि आप लोगों को कैसे क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं आप लोग। So let's come back to our old screen. ये देखिए आप अब जब भी भेज रहे होंगे आपको ये दिख रहा होगा HTTP के अंदर 200 का रिस्पॉन्स ओके का होता है। यहाँ से ऐसे सर्च के अंदर क्वेरी जाती है, या फिर accept.html, ये सारी पेजेस आपको दिखाई देंगे। जब भी आपको URL गूगल के अंदर सर्च करते हैं तो आपको ऊपर दिखाई देगा कि सर्च इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्यू। ये अलग अलग चीजें होती हैं जो कि आप आगे जैसे ही पढ़ते चलेंगे आपको एक एक चीजें मैं बताता चलूंगा। लेकिन आप एक बार ये देखना आपको जरूरी है कि चीजें कैसी होती है और कैसे काम करती है। जब तक आप लोग बिग पिक्चर नहीं देखेंगे आपको छोटी चीजें समझ में नहीं आ पाएंगी। जब भी आप घर बनाते हैं तो आपको ये पता होता है कि ये घर आखिरी में ऐसा दिखेगा, यहाँ पे ये कमरा है, यहाँ पे ये कमरा है, पूरा बड़ा होके इस जमीन के ऊपर ये घर बनेगा। ये तो है नहीं, आपने पहले मन में वहां ईंट रख दी, आपको पता ही नहीं घर कैसा बनाना है, एट द एंड आप सोच रहे हो ये क्या बन गया। इसीलिए बिग पिक्चर देखनी जरूरी होती है हमेशा। ये हैंड्स ऑन एक्टिविटी है। मेरे को आप सभी लोग ये बताइए कि आप लोगों में से सबके पास पीसी, जिसके पास पीसी नहीं है वो बताइए। फिलहाल जो लोग बैठे और उनके पास पीसी नहीं है, पीसी या लैपटॉप। सर मेरे पास नहीं है। सर मेरे पास भी नहीं है। सर मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास भी नहीं है सर। सर मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास भी नहीं है। मतलब बहुत सारे लोगों के पास पीसी नहीं है। ओके ओके। बलविंदर कनिका, ज्योति, संगीता, अंधु साहब, अनु, सीमा देवी। ओके आई अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, कि आप लोगों के पास पीसी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अगर आपके पास घर पे पीसी है तो वेल एंड गुड, वरना कल से आप लोग पीसी का अरेंजमेंट कीजिए। क्योंकि मैं जो आपको चीजें बताऊंगा उनके ऊपर आप जब से खुद से काम नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको जो भी बताया, मैं आपको कुछ भी बताता रहूं, जब तक आप उसको खुद से नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। जैसे कि मैथ के क्वेश्चंस होते हैं, आप टीचर चाहे ब्लैक बोर्ड पे कितना ही सोल्व कर ले, जब तक आप उसको खुद अपने हाथ से नोटबुक में सोल्व नहीं करेंगे तो तब तक आपको कुछ आएगा नहीं। तो आपको ये चीज मस्ट है कि आप अपना पास पीसी रखें। ओके, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपके पास पीसी नहीं है तो आपको मैं अब एक्टिविटी दे रहा हूँ। आपको एक्टिविटी करनी है, मैं गूगल फॉर्म आपके क्लासरूम के अंदर डालूंगा, और हाँ जो भी आपकी अटेंडेंस है वो आपको क्लासरूम के अंदर ही दिखाई देंगी। सभी बच्चों को आप यहाँ पे क्लास होने के बाद क्लासरूम के अंदर जाएं, वहां पे आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको फिलअप करें। फिलअप के अंदर आपके पास एक इंटर्न आईडी मांगेगा। जिस जिस स्टूडेंट के पास इंटर्न आईडी ना हो वो ग्रुप में मैसेज करें, हमारी टीम आपको बिल्कुल कांटेक्ट करेगी, आपको आपकी आईडी बताएगी इंटर्न आईडी गूगल फॉर्म के अंदर जो डालनी है। फिर आप अपनी इंटर्न आईडी डाल के अटेंडेंस मार्क करवाएं। वो भी एक बहुत जरूरी है, क्योंकि एट द एंड हमारी कंपनी बच्चों को प्राइज देती है कि जिस बच्चे ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, हमारा टोटल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा 1 लाख का। ये नहीं है कि 1 लाख एक ही बच्चे को मिल जाएंगे, हम बहुत सारे बच्चों को प्राइज देंगे। टोटल अमाउंट 1 लाख है, वो सभी आप लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जो जो बच्चा डेली क्लास लगाएगा, जिनकी अटेंडेंस मार्क होगी,
अच्छा रिस्पॉन्स देगा, अच्छे से सबमिट करेगा सारी फाइल्स, वो उन बच्चों को मिलेंगे सारे प्राइज। तो ये मान लीजिए अगर आप लोगों को प्राइज मिलता है तो आपकी इंटर्नशिप फ्री हो जाएगी लगभग, क्योंकि जितने आप लोगों ने कोर्स खरीदे हैं उतने के आपको शायद प्राइज मिल जाए, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड कई टाइप के प्राइज निकालेंगे हम लोग। फर्स्ट के अंदर भी कई स्टूडेंट होंगे, सेकंड के अंदर भी कई स्टूडेंट होंगे। ओके, सो आप अपनी अटेंडेंस मार्क जरूर करें। और एट द एंड अभी मैं आपको एक एक्टिविटी बना के दूंगा गूगल फॉर्म के अंदर, आप जो भी टास्क होगा उसकी या तो कोई फाइल बनाए, किसी के अंदर फाइल नहीं है तो आप अपने मोबाइल में वो काम करें, नोटबुक के ऊपर लिखें, उसकी फोटो खींचे और उस फॉर्म के अंदर सबमिट करें। ये भी एक मस्ट चीज है, अगर आप नहीं करेंगे तो आई कैन डू एनीथिंग। अगर आप फिर आप लास्ट में बोले सर मैं तो डेली क्लास लगाता था, काम करता था, लेकिन मेरे को प्राइज तो नहीं मिला। ओके, तो सबसे पहला आपका टास्क रहेगा कि आपको खुद का आईपी एक्टिविटी, हाँ एक्टिविटी बता रहा हूँ सुनीता माथुर, एक सेकंड रुकिएगा, आप एक्टिविटी बता रहा हूँ अभी। कि सबसे पहला आपका टास्क होगा कि आपको अपने डिवाइस का, पीसी का, मोबाइल, पीसी का जो भी आपका आईपी एड्रेस है वो निकालना है। ओके, उसके लिए आपको कमांड आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, विंडोज का सिस्टम जिस भी बच्चे के पास है वो लिखिएगा, ओपन कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके टाइप :IP config। इसके बाद आपको जैसे ही आप एंटर दबाएंगे आपको अपना आईपी एड्रेस मिलेगा। वो आईपी एड्रेस आप लिखें, एक फाइल के अंदर लिखें, एक नोटबुक के अंदर लिखें, और उसको बाद की में मेरे पास भेजें, उस गूगल फॉर्म के अंदर आप सबमिट करें। अगला दूसरा आपका टास्क होगा कि जो भी आपका एनएस लुकअप है कि आप देखें कि इसकी क्या जरूरत है, डीएनएस की, कौन सा गूगल का आईपी एड्रेस क्या होता है, जोमेटो का आईपी एड्रेस क्या होगा। आप लोगों को मिनिमम 3 वेबसाइट के आईपी एड्रेस ढूंढ के निकालने हैं, हैंड्स ऑन काम करना है। जब भी आप टेक के फील्ड में एक कदम रखने की सोच रहे हो, या आपने तो रख ही दिया है, सोच क्या रहे हो, टेक के फील्ड में आ गए हो, ये हमेशा याद रखें कि आपको काम खुद करना है। टीचर सिर्फ गाइडेंस दे सकता है, टीचर सिर्फ बता सकता है, और कॉलेज के टीचर्स तो वो भी नहीं बताते होंगे मेरे हिसाब से, आप सभी लोग कॉलेज के बच्चे होंगे, कॉलेज के टीचर्स आपको वो बताएंगे भी नहीं कि प्रैक्टिकल काम कैसे होता है। तो आपको एक बार जाके जो भी कमांड इसके अंदर दिखाई दे रही है टास्क 2 के अंदर की, टर्मिनल ओपन करें या कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें और ये लिखिए nslookup@google.com। उसके बाद आपके पास गूगल का एड्रेस आ जाएगा, जोमेटो का भी निकालें, और तीसरी आपकी कोई भी मन मर्जी की साइट हो, यानी जो भी आपको अच्छी लगती है साइट, उसका आईपी एड्रेस निकालें, किसी फाइल में लिखें या फिर जाके आप अपने नोटबुक में लिखें। और प्लीज चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउड, इनके ऊपर मत लिखना कि गूगल का आईपी एड्रेस बता दो, जोमेटो का बता दो या किसी भी साइट का बता दो। अपने आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। एट द एंड गूगल, आपने ये सुना होगा कि जिस बंदे को काउंटिंग आती है वो ही कैलकुलेटर का अच्छा इस्तेमाल कर पाएगा, बाकी तो फिर वही है बंदर के हाथ में बंदूक देना। वो कोई भी कुछ भी कर सकता है चैट जीपीटी से, लेकिन जब तक आप पीछे से काम नहीं करेंगे ना, आपको खुद को नहीं पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। समझ रहे हो कि एआई का इस्तेमाल वेब डेवलपमेंट में वही इंसान कर पाएगा जिसको ऑलरेडी वेब डेवलपमेंट आती होगी। वो तभी उसको, क्योंकि एआई ये छोटी मोटी आप जो एक्टिविटी करते हो ना, उनका तो आपको एआई सही बता देता है। जब भी आप बड़े लेवल पे काम करोगे, किसी वेबसाइट के ऊपर काम करोगे, किसी एआई के ऊपर काम करोगे, या अपना डेटा एनालिटिक के ऊपर काम करोगे, तो आपको कभी भी कोई भी एआई 100% बढ़िया रिस्पॉन्स, सही रिस्पॉन्स कभी नहीं देगा। ये छोटे मोटे टास्क कर रहे हो अभी आप लोग, तो इसके अंदर आपको मिल जाते हैं बिल्कुल सही आंसर्स, लेकिन जब भी आप बड़ा काम करोगे तब आपको नहीं मिलेंगे। और उस टाइम आप लोग ये भी सोचोगे, हाँ फूल कुमार ये रिटर्न में करना है, दो जो टास्क है ये सारा काम रिटर्न में करना है और अपने आप करना है बिना एआई की हेल्प लिए। मैं नहीं बोल रहा एआई गलत है, जैसे कि आपको कोई पीपीटी बनानी एआई से बनाओ, सबमिट करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन आपको बैक एंड में पता होना चाहिए कि चीजें कैसे रन करती हैं, कमांड प्रॉम्प्ट होता क्या है। क्योंकि एक ना एक, कितने दिन बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, एक ना एक दिन तो होगा। तो एक दिन आपको कमांड प्रॉम्प्ट के टर्मिनल के ऊपर जाना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। इन दोनों टास्क की आपके पास कमांड है कि इन दोनों टास्क के अंदर काम क्या होगा, तो सभी लोग इन दोनों एक्टिविटी को करके सबमिट करें। इन एक्टिविटी के अलावा भी आपको एक्टिविटी और होमवर्क दूंगा मैं, और मेरा कोई भी एक्टिविटी और होमवर्क इस टाइप का नहीं होगा कि आप लोगों को ये सोचना पड़े यार ये तो थ्योरी का काम दे दिया। मैं हमेशा प्रैक्टिकल चीजें दूंगा, और वो प्रैक्टिकल चीजें गूगल फॉर्म बनाऊंगा, सोम कुमार एक गूगल फॉर्म बनाऊंगा, उसके अंदर आपको सबमिट करनी होगी। या तो वो फाइल सबमिट कीजिए, उसकी फोटो लेके नोटबुक की सबमिट कीजिए,
गूगल फॉर्म बनाऊंगा आपके लिए, और उस गूगल फॉर्म की लिमिट होगी 1 से 2 घंटे, उस गूगल फॉर्म के अंदर लिमिट होगी। आप उस तरफ उसी टाइम पीरियड के अंदर सबमिट कर सकते हैं, उसको बाद में आप लोग सबमिट नहीं कर सकते। ये मत सोचना कि मैं तो शाम को कर दूंगा, रात को कर दूंगा, अभी करना पड़ेगा आपको काम। तो किसी को अभी तक कोई डाउट है? अपन ने ये आज 5 चीजें देखी हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, किसी को भी कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। अटेंडेंस कैसे मार्क करनी है सर? अटेंडेंस के लिए आपको एक क्लास के बाद गूगल फॉर्म मिलेगा, उसके अंदर आप गूगल फॉर्म के अंदर अटेंडेंस फिल करें। और जो लोग इंटर्न आईडी के बारे में पूछ रहे हैं, इंटर्न आईडी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हमारे जो भी ग्रुप्स के अंदर आप ऐड हैं उनके अंदर मैसेज कीजिए जिस बच्चे के पास भी इंटर्न आईडी नहीं है, और ग्रुप में मैसेज करके आप लोगों को हमारी टीम जल्द कांटेक्ट करेगी, आपको आपकी इंटर्न आईडी दे देगी। ओके हाँ, अब किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं आपको और एक्टिविटी बताता हूँ। सर जो आपने अच्छा पीपीटी शेयर करोगे ग्रुप में? हाँ जी हाँ जी, आपके पास पीपीटी भी आएगी। ओके ओके, तनु मलिक और रमनदीप बेनीवाल, आप लोगों को क्या डाउट है? तनु मलिक, आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है। आप मैसेज कीजिए प्लीज, तनु मलिक आप मैसेज कीजिए, मैसेज, आपकी आवाज बफर कर रही है। रमनदीप बेनीवाल, आपको क्या डाउट है? Sir, I was facing issue for the classroom, Google Classroom. Error दिखा रहा है सर उसमें ज्वाइनिंग में। गूगल क्लासरूम आपका ज्वाइन नहीं हो रहा है? No, क्या आपका कौन सा कोर्स है? डेटा साइंस, डेटा नेटवर्क। ओके, डेटा साइंस का है आपका कोर्स, ठीक है। आपको आपने गूगल क्लासरूम का जो कोड है वो डाल के देखा? वो उसमें सर ऑटोमेटिक से ले रहा है कोड तो। ओके, क्लास वाज नॉट फाउंड, ये एरर है। हाँ, आपने वो डायरेक्ट लिंक ज्वाइन करने की कोशिश की होगी। जो भी बच्चे इंटरनेट के बारे में पूछ रहे हैं प्लीज पर्सनल नंबर में मैसेज ना कीजिए, मैं आप लोगों को इंटरनेट हमारी टीम हेल्प कर देगी। जो नंबर एंड होता है 777 से एंड होता है हमारा नंबर, उस नंबर के ऊपर जाइए, उस पे मैसेज कीजिए और आपको मिल जाएगी आपकी इंटरनेट आईडी। गूगल फॉर्म भी गूगल क्लासरूम में मिलेगा, क्लास एंड होने के बाद मिलेगा, अभी मत ढूंढो कोई भी चीजें। सबमिट करने के लिए, अटेंडेंस के लिए आपको एट द एंड मिल जाएंगी वो सारी चीजें। तनु मलिक, आपका माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए और मैसेज कीजिए आपको क्या दिक्कत है। सबमिट कैसे करना सर? टास्क ऑनलाइन करने हैं रिटर्न। अगर आपके पीसी है, आपके पास पीसी है तो आप ऑनलाइन टास्क कीजिए। ऑनलाइन उनको कैसे कीजिए? आप अपने पीसी के ऊपर कोई भी चीज सबमिट कीजिए, जो भी मैं आपको टास्क बोले वो सारे करने के बाद आपको एक लिंक मिलेगा, आप उसके ऊपर गूगल फॉर्म के अंदर जाके वो फाइल या वो जो फोटो है उनको सबमिट कीजिए। ऐसे होगा सारा काम। एक बार आप पहले मेरी बात सुनिए प्लीज, आपके डाउट्स में बाद में लूंगा। कि सबसे पहले आप लोगों को करना है कि ये जो 4 टास्क है ये भी करने कि एक पेपर पे आप ड्रॉ कीजिए कि सबसे पहले आपने जैसे यूट्यूब खोला तो जो डीएनएस, फिर आईपी, फिर रिक्वेस्ट, फिर रिस्पॉन्स, फिर सर्वर, ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं, इन सारी चीज का एक मैप ड्रॉ कीजिए, उसकी फोटो क्लिक करनी है। दूसरा आपका टास्क होगा कि आपको कोई भी 5 वेबसाइट के ऊपर जाके विजिट करना है और आपको ये देखना है कि आपको किस किस वेबसाइट के ऊपर HTTPS नहीं मिला और किसके ऊपर HTTP मिला है। जिनके ऊपर भी HTTP मिला है उनको नोट डाउन कीजिए, उसकी फोटो क्लिक कीजिए या फिर आप अपने नोटपैड या किसी के अंदर भी फाइल बनाइए। और अगला आपका टास्क होगा कि एक भी किसी भी वेब पेज के अंदर जाओ। ओके फूल कुमार, 1 सेकंड में एक बार सभी बता देता हूँ, बाद में दोबारा रिपीट करेंगे। आप किसी भी वेब पेज के ऊपर जाओ, इंस्पेक्ट करो, और इंस्पेक्ट के आप अंदर नेटवर्क टैब के अंदर जैसे ही जाओगे आप ये देखना कि आपकी रिक्वेस्ट कैसे लोड हो रही है। जैसे मैंने बताया वैसे ही सेम आपको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाना और ये सारा काम करना है। हाँ जी मेघनाथ जी, ये 4 और वो पिछले वाले 2 दोनों टास्क आज ही सबमिट करने हैं, 1 से 2 घंटे के अंदर सबमिट करने हैं। ओके, तीसरा आपका काम होगा कि आप ये सोचें, ये क्वेश्चन करें खुद से
कि why does the same IP address always point to the Google DNS? किसने ये चीज बनाई कि गूगल का जो DNS होगा वो यही होगा। आप इनके अंदर आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं कि ये सारी चीजें कैसे हुई, लेकिन जो पिछले वाले 2 टास्क हैं वो आपको खुद से करना है। सर जो हमें खुद का Okay. आईपी एड्रेस फाइंड करना है वो हमारे फोन करना है फाइंड। पीसी का फाइंड कर लीजिए, आपके पास लैपटॉप पीसी है। और सर जो हमने कल क्लास नहीं ली थी उसकी पीपीटी आई हुई है, उसका भी कुछ करना है काम। नहीं, कल की पीपीटी कल मैंने आप लोगों को रिलैक्सेशन दे दिया था, क्योंकि कल कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए थे तो उनको मैं टास्क नहीं दे सकता था, और आप लोगों के लिए भी कल रिलैक्सेशन थी। लेकिन आज से आप लोगों को डेली आपके जो भी टास्क मिले वो सबमिट करने होंगे। सर आपको फूल कुमार जी, आपको लग रहा है कि ये इतना सब है, लेकिन मेरे हिसाब से 1 घंटा इनफ है। लेकिन आप लोगों को अगर टाइम कम लग रहा है तो मैं 1 घंटे से उसको थोड़ा बहुत बढ़ा दूंगा। लेकिन ये सारा काम आधे घंटे का भी नहीं है अगर आप बैठोगे उसको काम को करने में। सिंपली आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये देखिए, सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके ये सिर्फ एक कमांड ही तो लिखनी है। इतना सा लिखने में आपको कितना टाइम लगेगा बताइए। इसमें भी आपको ये कमांड लिखनी है, बताइए इसके अंदर आपको कितना टाइम लग जाएगा। पीसी खोल के आपको ये कुछ अक्षर लिखने में कितना टाइम लगेगा। आप बोल रहे हैं कि टाइम लगेगा सर इतना सब, इतना टाइम नहीं लगेगा। आप एक बार करके देखिए, और फिर अगर आपको कल कोई इश्यू आ रहा है तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अब बताइए किसी का कोई डाउट। सर ये सबमिट कहाँ करना है? आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा क्लासरूम के अंदर, ओके सर। अटेंडेंस के लिए और सबमिट के लिए, दोनों चीजों के लिए। और किसी का कोई डाउट। सर मैं ज्वाइन भी नहीं हूँ सर क्लासरूम में अभी, ग्रुप में मैसेज कर दूँ मैं? हाँ, आप जो हमारी टीम का नंबर मैंने आपको बताया 033 और 7 लास्ट में जिस नंबर की, आप उसके ऊपर कांटेक्ट कर लीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा। और बताइए किसी को कोई डाउट। आपके टास्क 1 आपको डिफाइन दोबारा करना है, 1 सेकंड रुकिए। टास्क 1 के अंदर कुछ नहीं है, अपनी विंडोज का जो भी पीसी उसको खोल लो, कमांड प्रॉम्प्ट उसके अंदर खोलो और ये टाइप कर दो, आपको अपना आईपी एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो आपको ये कमांड लिखनी है, लेकिन मेरे हिसाब से सभी लोगों के पास विंडो ही होगी तो ये कमांड लिखिए। जिन लोगों के पास विंडो की जगह मैक या लिनक्स है वो ये लिख सकते हैं। सारी चीजें मैंने आपको करके दी हैं, आपको मेरे स्टेप सिर्फ फॉलो करने हैं। मैंने आपको पूरी पीपीटी अच्छे से बना के दी है, आप लोग बस उसको फॉलो कीजिए। ओके, जो 4 टास्क हैं उनकी स्लाइड है 12th नंबर, और जो हैंड्स ऑन एक्टिविटी के 2 टास्क का स्टार्टिंग है उनकी स्लाइड है 10 नंबर। आप लोगों को ये पीपीटी अभी 5 मिनट के अंदर मिल जाएगी, आप लोग उस पीपीटी को देख सकते हैं और ये सारे टास्क ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, फाइल टाइप मेरे हिसाब से मैं सभी को ऑल्टर कर दूंगा कि आप लोग जेपीजे पीएनजी सारी फाइल्स आप लोग रख पाए। फाइल टाइप के अंदर में आपको इशू नहीं आना। अगर फिर भी अगर कोई और अलग फाइल टाइप हुआ तो आपको उसके अंदर मेंशन होगा कि आपको कौन सा फाइल टाइप सबमिट करना है। जो भी बच्चे टास्क 1 पूछ रहे हैं 12th स्लाइड के अंदर, वो टास्क 1 है कि एक अपने पेपर उठाएं और ड्रॉ करें कि व्हेन यू टाइप youtube.com, जब भी आप youtube.com टाइप करते हैं तो उसके अंदर डीएनएस पे पहले कैसे रिक्वेस्ट आएगी, फिर वो आईपी को कैसे उठाता है, फिर वो रिक्वेस्ट कहाँ पे जाती है, सर्वर के ऊपर से कैसे रिस्पॉन्स आता है, इसका एक पूरा फ्लो चार्ट या डायग्राम बनाए। ओके, हाँ, आई विल शेयर द कोड विद यू गाइज फॉर क्लासरूम। ओके, कोई और डाउट। किसी का भी कोई डाउट। ओके, नोबडी हैव एनी डाउट। चलो ठीक है, तो गाइज थैंक यू फॉर टुडे। अब आप लोग जा सकते हैं, आपको 5 मिनट के अंदर फाइल मिल जाएगी और आपको आपके गूगल फॉर्म्स मिल जाएंगे। थैंक यू गाइज। जिसके पास पीसी नहीं है वो ब्राउजर के अंदर और मोबाइल के अंदर काम करे। थैंक यू गाइज, यू गाइज कैन लीव नाउ। ओके।